नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी के ऐसे मॉक टेस्ट जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। ठीक है, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। यह उदाहरण किसका है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का है, क्रिया अनुबंधन सिद्धांत का है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का है या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कोई बालक है, वो क्या करता है कि गर्म अंगीठी को छूता है और उससे वो जल जाता है। यानी कि पहली बार में अगर वो गर्म अंगीठी को छूता है और जल जाता है तो एक ही बार छूता है, और वो जब जल जाता है तो दूसरी बार उस अंगीठी को नहीं छूता है। तो यह किसका उदाहरण है? तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। ठीक है, किसका उदाहरण है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत तो होगा नहीं कि वो कोई प्रयास कर रहा है, छू रहा है, उसके बाद उसको भूल जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का ये उदाहरण है। क्लियर। प्रश्न नंबर 2 है, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर, चिंपैंजी पर, बंदर पर या फिर चूहों व कबूतर पर किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कि चूहों व कबूतर पर प्रयोग करने वाले स्किनर महोदय जी हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया? ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया? तो देखो, पशु मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। पशु मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं कौन? तो थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो बोलते हैं ना थॉर्नडाइक की बिल्ली, थॉर्नडाइक की बिल्ली। तो याद रखिए थॉर्नडाइक की बिल्ली, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 3 था, प्रश्न नंबर 4 है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक ने सीखने के दो नियम बताए हैं। कितने नियम? तो 2 नियम बताए हैं। कौन कौन सा नियम है? तो पहला है मुख्य नियम, और दूसरा क्या है? दूसरा है गौड़ नियम। ठीक है, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम है। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए, पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा कि मुख्य नियम यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्य नियम, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? थॉर्नडाइक ने 2 नियम बताए, मुख्य नियम और गौड़ नियम, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुख्य नियम, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? तो 3 मुख्य नियम बताए। कितने बताए? 3 मुख्य नियम बताए। कौन कौन सा? तो यहाँ है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, अब पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। क्लियर। और गौड़ नियम में कितने नियम बताए? तो 5 नियम बताए। यहाँ पर कौन सा विकल्प हम लॉक करेंगे? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? तो 3। ठीक है, कौन कौन से? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 है कि अधिगम निर्योग्यता से संबंध में असत्य कथन पहचानिए। सबसे पहले तो सीटेट एग्जाम में आप पॉजिटिव और निगेटिव कथनों को पहचानो। यहाँ पर पूछा गया कि अधिगम नियोग्यता से संबंध में असत्य कथन पहचानिए, यानी कि अधिगम अक्षमता की बात की जा रही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात की जा रही है कि अधिगम अक्षमता के संबंध में गलत कथन को पहचानना है। अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। ठीक है, अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। आंसर कैसा है आपका? पॉजिटिव आंसर है। यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है।
अधिगम योग्य विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होती है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल भी भिन्न होती है भाई। आपकी बुद्धि लब्धि हमसे तो भिन्न ही होगी। और डी है, यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकती है। ये क्या है, पॉजिटिव आंसर है। तो आपका नेगेटिव आंसर कौन सा है, यह एक रोग है। ठीक है, यही आपका असत्य कथन है कि यह एक रोग है। तो आप ध्यान रखिए, अधिगम अक्षमता कोई रोग नहीं है। क्या है भैया, तो ये है विकार। ठीक है, कोई रोग थोड़ी ना है कि आपको मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया तो डॉक्टर के पास जाओगे, आप दवा लोगे। ये जो विकार है इसकी दवा कैसी ली जाती है, तो प्रैक्टिस से ये सही हो जाएगा। जो अधिगम अक्षमता है यह कोई रोग नहीं है, विकार है। तो यही ऑप्शन आपका जो है असत्य है, गलत है कि यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है। तो यह रोग नहीं है। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाशु विस्मृत का हास एक किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि शब्दों व अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई, सिंपल सी बात है, पढ़ने में कठिनाई। जब पढ़ने में कठिनाई, कोई बच्चा जब पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, उसको क्या है, पढ़ने संबंधित विकार है। जब उसको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ने में या फिर क्रम को नहीं पहचान पा रहा है, तो पढ़ने में जो भी कठिनाई आती हो वो किससे संबंधित है, वो डिसलेक्सिया। ठीक है, किससे है, तो डिसलेक्सिया से संबंधित। पठन संबंधी विकार किससे है, डिसलेक्सिया से है। और लिखने संबंधी विकार किससे है, तो डिस्ग्राफिया से है। क्लियर। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रश्न नंबर 7 है कि शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। आप सब बीएड बीटीसी आप किए हैं और सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं और बहुत सारे पेपर आप जो है क्वालिफाई भी हैं। तो देखिए, शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। तो आप लोग जो है सूक्ष्म शिक्षण करवाए होंगे, 5 मिनट की, 45 मिनट की। ठीक है, आपकी माइक्रो टीचिंग लगी होगी, तो देखे होंगे कि आप प्रश्न बच्चों से कैसे प्रकरण निकलवाते थे। बच्चों से कैसे प्रकरण निकलवाते थे कि बच्चा जो कुछ जानता रहता था आप उससे प्रश्न पूछते थे। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते थे वहाँ तक आप पहुँचते थे। हो सकता है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चा उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हो और आप डिटेल से बता देते हैं, तो सरल से जटिल काम। ठीक है। दूसरा, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना चाहिए। अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उपयुक्त विकल्प सभी सही है यहाँ पर। तो शिक्षण अधिगम करवाते समय हमें सरल से जटिल की ओर ले जाना चाहिए, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सारे विकल्प यहाँ पर सही हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है कि पियाजे मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं। पियाजे भैया पियाजे हैं, ठीक है, वो किसके लिए जाने जाते हैं। एक किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी कि किसके लिए जाने जाते हैं और किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बच्चों के भविष्य के बारे में विकास किया। अब कि बच्चे जो है उनको आप छोड़ दीजिए, वो अपने जो है जैसे जैसे बढ़ते हैं अपने अवस्था के अनुरूप उनको ज्ञान होता जाता है। इनका पियाजे का ये मानना है कि बच्चों को आप छोड़ दीजिए, बच्चे अपने अवस्था के अनुरूप उनका विकास होता रहता है। तो इसलिए पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर देखिए, नैतिक विकास से कौन संबंधित है। भाषा विकास से चौमस्की, और नैतिक विकास से कौन है, तो कोहलर, और सामाजिक विकास से कौन है, वाइगोस्की। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष,
2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से ऊपर। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, जन्म से 2 वर्ष होती है इंद्रिय गामक अवस्था। अरे बच्चा छोटा होगा तभी वो अपने इंद्रियों का प्रयोग करेगा, तो यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष होगा संवेदी गामक अवस्था, और 2 से 7 वर्ष से क्या हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 7 से 11 वर्ष कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से ऊपर क्या हो जाएगा तो अमूर्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फिलहाल यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 10 है कि विकास चलने वाली प्रक्रिया है। विकास भाई कैसी प्रक्रिया है? विकास कहते हैं कि विकास चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर तो चलती रहती है, लेकिन कब तक? बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक, या फिर किशोरावस्था तक। तो ये जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ये जो है जन्म से मृत्यु तक चलती है। जब तक आदमी जब से जन्म लेता है तब तक उसका डेवलप होता रहता है, विकास होता रहता है। जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कुछ न कुछ करता रहता है। प्रश्न नंबर 11 है कि सर्वप्रथम बुद्धि इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किसने किया? यहाँ पर बात की जा रही है सिर्फ बुद्धि शब्द का प्रयोग। ये जो शब्द है बुद्धि, इसका प्रयोग किसने किया, यानी कि और कोई काम नहीं किया, सिर्फ बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो किसने किया? तो गाल्टन, कैटल, बिने या फिर साइमन। तो ए विकल्प को लॉक करिए कि फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है ना। प्रश्न नंबर 12 है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है, क्या कह रहा है? तो देखिए, अगर कक्षा एक क्लास है तो उसमें बहुत दूर दूर के बच्चे, बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि के, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे क्लास में रहते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो कक्षा कैसी है, अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, या कथन क्या कह रहा है? तो गलत है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गलत है, क्योंकि बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। अगर यहाँ पर कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे क्लास में, तो वो बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और वह स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी गलत है। मतलब गलत वाले को आप सबसे पहले काटिए, क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट है। ठीक, यहाँ गलत है, इसको आप काटिए, निगेटिव पॉइंट है। अब आपका क्या बचता है? 2 बचता है, सही और सही। बी विकल्प देखिए सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। और सी है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर सी विकल्प भी कट जाएगा। क्या विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं तो सिर्फ कक्षा को श्रेणीबद्ध दिखाने के लिए? यहाँ पर बी विकल्प राइट हो जाएगा कि क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगर बच्चे से मिलते हैं तो उनसे कुछ सीखते हैं, लर्निंग इज डूइंग। ठीक है, कुछ ना कुछ करके सीखते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प राइट हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर पॉजिटिव पूछा जाता है तो आप पॉजिटिव वाले आंसर को निकालिए, निगेटिव को काट दीजिए। प्रश्न नंबर 13 है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? आप एक शिक्षक और शिक्षिका बनने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग शिक्षक शिक्षिका बन चुके हैं। तो देखिए, अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपका सर्वाधिक ध्यान किस पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पर होना चाहिए, शारीरिक क्षमता पर होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता पर होना चाहिए, फिर पारिवारिक स्थिति पर होना चाहिए। तो आपका देखिए, अगर आप पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि सी विकल्प राइट हो, व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस पे होना चाहिए। अगर कक्षा में एक
4 बच्चा पढ़ रहा है, अगर कक्षा में 4 छात्र पढ़ रहा है तो आप पढ़ाते समय ये देखेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या ये चारों जो छात्र हैं ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो ऐसा कुछ पढ़ाएं कि जो 4 छात्र हैं ये जो है समझ सकें कि सभी में जो है अपना सामंजस्य बना सकें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता पे सबसे बड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सभी की जो है अधिगम क्षमता एक समान नहीं होती है। प्रश्न नंबर 14 है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आंसर कैसा है, आप पॉजिटिव पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सही है, तो हम पॉजिटिव वालों को ही निकालेंगे। सीटेट में पेडागोजी के प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, ऐसे प्रश्न, इतने बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप एक बार तो कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको लगेगा कि सब पॉजिटिव ही है, नेगेटिव कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर आप पॉजिटिव वालों को निकालोगे, क्योंकि देखिए बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जब सही का बोले तो पॉजिटिव तुरंत यहाँ पर ऐसे पी लिख दिया करो पॉजिटिव, कि हमें पॉजिटिव वालों को निकालना है, नेगेटिव को काट देना है। तो देखिए बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आवश्यकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। केवल है, आप इसको काटिए। एक ऐसा है पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। केवल आ जाए, निर्देश आ जाए, निर्देशन आ जाए, ये सभी सहानुभूति आ जाए, ये सभी क्या है, निगेटिव है। तो केवल वालों को आप काटिए। बी देखिए, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करते हैं। क्या कोई अच्छे परिवार से आता है तो वो अच्छा ज़्यादा सीख लेगा, क्या कोई गरीब घर से आता है तो वो कम सीखेगा, ऐसा है क्या? तो अधिगम ऐसा नहीं है। ठीक है, अधिगम सक्षमता ऐसा नहीं है, ये निर्धारित नहीं करती है कोई गरीब है तो कम सीखेगा, कोई अमीर है तो ज़्यादा सीखेगा। तो ये भी क्या है, निगेटिव है, इसको भी आप काट दीजिए। सी है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंडित करना होता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे क्या हैं, भगवान है, बच्चों को हमें कुछ नहीं करना है भैया। वो चाहे कितनी भी गलती करें, क्लास में लेट आएँ, उद्दंडता करें, पढ़ने में मन ना लगता हो तो उनको कुछ नहीं करना, समझ लीजिए भगवान है, उनको दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना। तो ये भी आपका कट जाता है। एक विकल्प बचता है, डी विकल्प, कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं। वो कोई भी लाइन हो, किसी भी लाइन में वो सीखना चाहते हो, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई शिक्षक बनना चाहता है। ठीक है, वो सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सक्षम भी होते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प पर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? एकदम पॉजिटिव आंसर कि विकास का सिद्धांत है, तो पॉजिटिव आंसर देखिए आप कौन सा होगा। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है, नहीं होती है, क्या है, निगेटिव है। ये क्या है, निगेटिव है, ये इसको काटिए। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, तो रेखीय नहीं होता, विकास हमेशा दिशीय होता है। ठीक है, विकास की दिशा होती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये क्या है, निगेटिव है, इसको काटिए। विकास हमेशा निरंतर, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। तो ये दोनों कट गया, ए भी कट गया, कितना हुआ, 3 कट गया, बचा आपका एक बी ऑप्शन, कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, आप हो सकता है कि आपका विकास जो है, कोई आपका विकास में कोई अच्छा वातावरण मिला हो तो आपका विकास अच्छा होता हो, हमारी परवरिश में कोई ऐसा वातावरण मिला हो तो हमारा परवरिश कैसे होता हो। तो ये सब देखो, विकास का सभी दर समान नहीं होती। आप कुछ और हैं, हम कुछ और हैं। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो गए और 15 का यहाँ पर राइट विकल्प हो गया बी, कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सभी में भिन्नता होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को देख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी वीडियो लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लास।